सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम यहाँ वापस आ चुके हैं एक नए चैलेंज के साथ में, जो कि बेस्ड होगा रिएक्ट जावास्क्रिप्ट मशीन कोडिंग पे। और ये इस सीरीज का 7th वीडियो होने जा रहा है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, और ये वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। आपको बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट छिपे हुए हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे लॉजिक बिल्डिंग में। तो चलिए, हमारे पास में प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हमें एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाना है जिसका नाम होगा टाइमर्स। ये ज़रूरी नहीं है, आपका कंपोनेंट का नाम कुछ भी हो सकता है। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया गया है जो कि एक रेंडर करेगा सर्टेन इनपुट फील्ड। एक सर्टेन इनपुट फील्ड है हमारे पास में, उसके ऑन क्लिक पे, जो कि बटन है, उसके ऑन क्लिक पे ये एक फंक्शनैलिटी प्रोड्यूस करेगा, एक टाइमर प्रोड्यूस करेगा जो काउंटडाउन में रहेगा। तो ये देखिए, इन लोगों ने बोला भी है कि इनपुट फील्ड शुड एक्सेप्ट अ पॉजिटिव नंबर ऑफ सेकेंड्स फ्रॉम द यूज़र। नेगेटिव नंबर नहीं चाहिए, पॉजिटिव नंबर चाहिए। और जब भी बटन प्रेस किया जाएगा तो एक नया टाइमर हमेशा प्रोड्यूस हो जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं 10 लिखता हूँ, ऐड टाइमर पे क्लिक किया, तो ये टाइमर चलने लग गया और ये डिक्रीज़ होते जा रहा है। जैसे ही ये ज़ीरो होगा, ये हमारा डॉक्यूमेंट ट्री से गायब हो जाएगा। ये देखिए, ज़ीरो होते ही ये हट जाएगा और यहाँ पे नो टाइमर्स फाउंड हो जाएगा, लिखा जाएगा। तो ऐसा कैसे हो रहा है और इसके लिए क्या क्या हो करना है हमें, चलिए देखते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले इस फंक्शनैलिटी को बनाने के लिए हम लोगों को एक लॉजिक बिल्ड करना पड़ेगा। तो चलिए उसे धीरे धीरे देखते हैं। जैसा हम डेली करते हैं, बॉडी रैपर, और ये बॉडी रैपर हम इंपोर्ट करेंगे स्टाइल कंपोनेंट से। तो इंपोर्ट बॉडी रैपर, इसे कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे क्योंकि एक्सपोर्ट किया जा रहा था वहाँ से। इंपोर्ट बॉडी रैपर फ्रॉम स्टाइल्स और स्टाइल कंपोनेंट। तो ये हमारा एक रैपर हो गया। ये MUI है, मैंने MUI इस फोल्डर में यूज़ किया है। आप चाहें तो नॉर्मल HTML, या हमारे पास में बूट स्ट्रैप है, हमारे पास में टेलविंड है, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे MUI यूज़ किया है। MUI एक अच्छा फ्रेमवर्क है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा जो बॉडी रैपर है, अगर आप उसमें जाएंगे तो ये देखिए, हम लोगों के पास में सिंपल सा CSS लिखा गया है, तो ये वहीं से आ रहा है। अब हमें चाहिए एक बॉक्स जो कि MUI से आएगा। उसके बाद हमें चाहिए एक ग्रिड, ये भी MUI से आएगा। और ये ग्रिड क्या होगा, पेरेंट ग्रिड होगा, या तो चाइल्ड भी आप ले सकते हैं इसमें। मैंने यहाँ पे चाइल्ड लिया है। और MD12, यानी कि लार्ज स्क्रीन पे 12 कॉलम होगा और मिडिल डिवाइसेस पे भी 12 कॉलम होगी। उसके बाद हमें चाहिए एक टेक्स्ट फील्ड, जो यूज़र जिस पे टाइमर को लिखेगा, ताकि वहाँ से टाइमर प्रोड्यूस हो सके। तो टेक्स्ट फील्ड में ये कंट्रोल कंपोनेंट होगा। और आप लोगों को पता ही है कि कंट्रोल कंपोनेंट रिएक्ट जावास्क्रिप्ट में हम वैल्यू यानी कि स्टेट के मदद से और ऑन चेंज यानी कि कॉलबैक के थ्रू हैंडल करते हैं। तो सबसे पहले ID आउटलाइन बेसिक हो गया। लेवल इसका, हमें जो लेवल चाहिए वो क्या होगा, सर्च, या कुछ भी आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे सर्च लिख देता हूँ। ठीक है, इसका वेरिएंट हो गया, वो भी आउटलाइन होगा। आप इसे और भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे आउटलाइन होगा। उसके बाद हमारे पास में फुल विथ है। फिर स्टेट चाहिए, तो एक स्टेट बना लेंगे जल्दी से, यूज स्टेट लेंगे। और ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं। VS कोड के मदद से आपको एक स्निपेट मिलेगा जो आपको फास्ट कोड लिखने में हेल्प करता है। तो हमारे पास में इनपुट वैल्यू होगी, पहले इनिशियल वेरिएबल होगा, फाइनल वेरिएबल में हमारा सेट इनपुट वैल्यू होगा। हमेशा कैमल केस कन्वेंशन चलता है रिएक्ट जावास्क्रिप्ट में। और ये क्या होगा, ये स्ट्रिंग होगा। मैंने यूज स्टेट की भी वीडियो अपलोड की है, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। उसमें आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेगी जो कि मैंने बहुत कम टाइम में सिखाया है। आप वो भी जाके देख सकते हैं, वहाँ से आपको और कॉन्सेप्ट पता चलेगा। और धीरे धीरे मैं रिएक्ट की एडवांस हुक्स पे भी वीडियोज़ लाऊँगा, तो मेरे साथ बने रहिएगा। तो ये हो गया हमारे पास में। अब बारी है वैल्यू की। तो इनपुट वैल्यू, फिर हम देंगे ऑन चेंज। ऑन चेंज एक रिएक्ट का इवेंट है जो कि फॉर्म कंट्रोल में काम आता है। ये एक कॉल बैक फंक्शन एक्सेप्ट करता है, जिससे हम यूज़र का वैल्यू को सेट करेंगे, जो भी यूज़र लिखेगा वहाँ पे। तो अब फाइनल स्टेट सेट होगा। अगर आपको यूज स्टेट के बारे में पता नहीं है तो आप मेरी वीडियो को, मैंने जैसे बोला, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, मैंने इसके बारे में बताया है। ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ये हो गया हमारा ऑन चेंज।
ठीक है, तो हमारे पास में ये आ चुका है। अब हमें एक बटन चाहिए, तो MUI से बटन इंपोर्ट करेंगे, लेकिन ये मुझे सजेशन, अच्छा ऊपर में ऑलरेडी इंपोर्ट हो गया है। लिखेंगे ऐड टाइमर, टाइमर को ऐड कर दो। फिर इसका वेरिएंट होगा सेम उसी तरह से जैसे हमने टेक्स्ट फील्ड में दिया कंटेंट। ये सब MUI का एट्रीब्यूट है। आप इसके बारे में MUI का ऑफिशियल वेबसाइट पे जो उसकी डॉक्यूमेंटेशन है आप उस पर जाके देख सकते हैं। हमेशा आप किसी भी लैंग्वेज या लाइब्रेरी के लिए ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन उसकी अप्लाई किया कीजिए, उससे आपको ज़्यादा सीखने को मिलता है और उसमें हमेशा अपग्रेडेशन होता है। हमारा साइज रहेगा मीडियम। हम इस पर ऑन क्लिक फंक्शनैलिटी देंगे, एक इवेंट देंगे। जब भी यूज़र क्लिक करेगा तो वो टाइमर को जनरेट करेगा, वो लॉजिक इस फंक्शन से आएगा हमारा। तो ये रहा हैंडल एट टाइमर। मुझे इसे डिफ़ाइन भी करना पड़ेगा, तो चलिए डिफ़ाइन कर लेते हैं। कॉन्स्ट हैंडल टाइमर, एक एरो फंक्शन जावास्क्रिप्ट का जो हमें एक बेटर सिंटैक्स प्रोड्यूस करेगा। तो ये देखिए, अब इसमें हम अपना लॉजिक लिखेंगे। ठीक है, जब भी console.log होगा इनपुट वैल्यू, ये VS कोड का एक्सटेंशन था जो मुझे सजेशन दिया। जब भी हम console.log लिखेंगे इनपुट वैल्यू यानी कि इनिशियल स्टेट को, तो देखिए कुछ इस तरह से ये प्रिंट करेगा। मान लीजिए मैंने लिखा ऋत्विक और मैंने ऐड टाइमर पर क्लिक किया, तो मुझे कंसोल पे ऋत्विक मिल जाएगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि सबसे पहले तो हमने ऑन चेंज फायर किया है, उसमें सेट इनपुट वैल्यू, वैल्यू सेट हो गया। इनिशियल वैल्यू हमारा इनपुट वैल्यू है। अब जब बटन पे क्लिक होगा तो ये जो यूज़र लिखा, जो यूज़र ने इनपुट वैल्यू दी है यहाँ पे, वो ऑन चेंज की वजह से सेट हो गया। तो मुझे यहाँ पे इनपुट वैल्यू मिल चुका है क्योंकि वेरिएबल ऑलरेडी सेट है यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे अपना लॉजिक लिखेंगे जो हमें रियल चाहिए। सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम होगा सेकेंड्स। और ये जो इंटरव्यू होती है बेसिकली मशीन कोडिंग की, इसमें हमेशा प्रैक्टिकल स्किल्स देखी जाती है। तो ये मैटर करता है कि आपका जो लॉजिक है वो कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है और आप कैसे किसी भी प्रॉब्लम को टैकल करते हैं। तो मैंने अब तक जितनी भी वीडियोस अपलोड की है उनमें आप अगर जाके देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। हर एक में मैंने कस्टम हुक भी बताया है कि कस्टम हुक कैसे क्रिएट करना है। ऑब्जेक्ट के लिए जो ऑब्जेक्ट और एंट्रीज़ होती है जब हम मैनिपुलेशन करते हैं की वैल्यू पेयर के साथ में, तो वो भी आप देख सकते हैं, उसकी भी वीडियो मैंने बनाया है। फिर मैंने जो एक इमेज की कंपोनेंट है, जब हम किसी सर्वर से इमेज को लाते हैं और उसको हम एक फंक्शनैलिटी दे सकते हैं कि ब्लर कैसे करना है, तो आप वो भी देख सकते हैं, वो उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है। तो चलिए यहाँ पे वापस आते हैं। जो हमारा सेकंड्स का वेरिएबल है वो एक पार्ट्स इंटीजर होगा, तो हमें सबसे पहले तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जो हमारा इनपुट वैल्यू है वो एक स्ट्रिंग है, सबसे बड़ी बात। फिर हम उसमें 10 लिख देंगे। उसके बाद हम चेक क्या करेंगे कि अगर ये नॉट अ नंबर हुआ, नॉट अ नंबर नहीं है, सॉरी, अगर ये नॉट अ नंबर नहीं है, कौन नहीं है? वेरिएबल हमारा सेकेंड्स। और हम एक और नल चेक लगाएंगे एंड मतलब यानी कि अगर सेकेंड्स का वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो पहले तो एक और स्टेट बनाना पड़ेगा हमें जो कि टाइमर होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे यूज स्टेट, फिर से उसमें लिखेंगे टाइमर्स, फिर लिखेंगे सेट टाइमर्स। और ये क्या होगा? ये एक एरे होगा क्योंकि हमें मल्टीपल टाइमर्स को स्टोर करना है, तो हमें एरे चाहिए। अब हम यहाँ वापस आएंगे और हम सेट टाइमर्स को सेट करेंगे। जो हमारा टाइमर्स है उसको हम सेट करेंगे क्या, कि जितने भी प्रीवियस टाइमर आए थे उसको क्या करो, प्रीवियस को तो ले लो, जो प्रीवियस है उसको भी ले लो, लेकिन जो नया है उसमें क्या करो, एक तो सेकेंड्स को ऐड करो, फिर एक आईडी जनरेट कर दो जो कि होगा न्यू डेट डॉट गेट टाइम, यानी कि करेंट टाइम जो है वहाँ से गेट हो जाएगा, गेट टाइम। तो ये हो गया हमारे पास में, प्रीवियस तो आ गया। ठीक है, लेकिन एक दिक्कत है, इसे हमें ये एरर दे रहा है, एक्सपेक्टेड। ओके, माय बैड, मुझे इसे एरे में रैप करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे इसे एरे में रैप करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। अब ये सही चलेगा। उसके बाद जब ये सब हो गया तो जो हमारा फाइनल सेट इनपुट का वैल्यू है उसको हम ब्लैंक कर देंगे, क्योंकि हमें जब यूज़र ने लिख दिया और वो सबमिट हो गया तो वो डेटा फिर वहाँ दिखना नहीं चाहिए। ये सब एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस प्रोड्यूस करता है जब आप मैनुपुलेशन कर रहे हो डॉम के साथ में। तो हमारा ये हो गया। अब देखिए, अब टाइमर्स तो नल है, ठीक है, लेकिन अगर मैं console.log टाइमर्स करूँगा यहाँ पे,
हैंडल एट टाइमर फंक्शन के नीचे अगर मैं टाइमर्स को लॉक करके देखूँ तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। देखिए मैं दोबारा से रिलोड करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा 20, और जब ऐड टाइमर करूँगा तो एन इज़ नॉट अ फंक्शन आ रहा है। देख लेते हैं क्यों आ रहा है। सॉरी, मेरी गलती है, इज़ नॉट अ नंबर होगा। ठीक है, इससे हम चेक करते हैं। अब देखिए, अब अगर मैं 20 लिखूँ तो ये देखिए हमें एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिलने लगा। उसमें क्या है, सेकेंड्स 20 है और आईडी एक जनरेट हो रही है। इसी की मदद से हम इसे मैप करेंगे। ठीक है, तो मैंने आईडी एक दे दिया है जो जनरेट करेगा। आप इसे और भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे हमारे पास में आईडी इतनी बड़ी आ रही है, आप इसे सिंगल वैल्यू में भी कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने टाइमर क्रिएट किया है उसे हमें मैप भी करना पड़ेगा ताकि हम यूज़र को दिखा सकें कि क्रिएट किया हुआ है। तो फिर उसके लिए हम एक ग्रिड बनाएंगे। सबसे पहले तो एक ग्रिड बनाएंगे और उस ग्रिड में क्या होगा, कंटेनर होगा क्योंकि ये पेरेंट है ग्रिड उसका, और स्पेसिंग दे देंगे रोज एंड कॉलम्स की 2, स्पेसिंग 2 दे देंगे। मार्जिन टॉप भी दे देंगे, थोड़ी सी मार्जिन टॉप दे देंगे 2। और अब हम यहाँ आएंगे ग्रिड के अंदर में, हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमारा इनिशियल वेरिएबल है टाइमर्स, टाइमर्स डॉट मैप। इसके अंदर में एक टाइमर होगा जो कि JS रिटर्न करेगा। लगता है मैंने कहीं गड़बड़ कर दिया। नहीं, सही है, टाइमर। तो ये जो टाइमर है एक चाइल्ड कंपोनेंट होगा, तो हम उसे भी बना लेते हैं। यहाँ आएंगे, लिखेंगे कॉन्स्ट टाइमर इज इक्वल्स टू एक एरो फंक्शन। अब हमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी हमारे टाइमर वाले यहाँ कंपोनेंट में। इसमें हमें सबसे पहले तो हमें की देनी है जो एक यूनिक आइडेंटिटी होगी। की होगा हमारा टाइमर का आईडी, यानी कि टाइमर डॉट आईडी, क्योंकि हम उसमें एक आईडी अपेंड कर रहे हैं। दूसरा होगा एक सेकेंड्स। ये सब क्या है, ये सब प्रॉप के थ्रू पास हो रहा है उसमें, टाइमर डॉट सेकेंड्स, जो कि हमने वेरिएबल वहाँ डिक्लेयर किया था। फिर अभी के लिए इतना काफ़ी है। अब हम देखते हैं इसमें हम एक्सेप्ट करेंगे प्रॉप। तो डी स्ट्रक्चर कर लेंगे पहले ही, सेकेंड्स आ गया हमारे पास में। अभी के लिए सेकेंड्स ही लेते हैं, बाद में हम इसमें एक और चीज़ डालेंगे। अब हम एक यूज स्टेट बना लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे टाइम, और जो फाइनल वेरिएबल होगा वो होगा सेट टाइम, और ये इनिशियली क्या होगा, सेकेंड्स होगा। हम ऐसा क्यों करें, क्योंकि जब यूज़ अफेक्ट लोड होगा तो ये मैनिपुलेट होगा। तो फिर हम एक यूज़ अफेक्ट क्रिएट करेंगे। उसके बाद रिटर्न को अभी हटा देते हैं। अब हम यहाँ पे एक टाइमर बनाएंगे, कॉन्स्ट टाइमर। ये क्या होगा, जब भी डेटा सबमिट होगा और जब हम टाइमर से टाइमर क्रिएट करेंगे तो हम सेट इंटरवल लेंगे, जो कि जावास्क्रिप्ट का इंटरवल फंक्शन है। इसमें क्या होगा कि जो हमारा सेट टाइम है, जो सेट टाइम है उसको क्या कर देंगे, जो भी यूज़र ने प्रीवियस टाइम दिया होगा उसमें प्रीवियस टाइम से माइनस कर देंगे, जैसा हम लोगों ने देखा, प्रीवियस -1, और ये 1 मिलीसेकंड पे हो जाएगा, यानी सॉरी 1 मिलीसेकंड नहीं, 1000 मिलीसेकंड पे। उसके बाद इसको हटा देंगे। अभी के लिए एरे डिपेंडेंसी हमें अभी नहीं चाहिए। फिर हम देखेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे, हम देखेंगे कि अगर टाइम ही ज़ीरो हो गया, अगर टाइम ही ज़ीरो हो गया तो क्या करो, सबसे पहले तो एक क्लियर इंटरवल का फंक्शन चला दो, जो कि हमारे इंटरवल को क्लियर करते जाएगा और मेमोरी लीक होने की चांस डिक्रीज़ हो जाएगी। ये हम इसीलिए करते हैं, क्लियर इंटरवल। और फिर रिटर्न में भी हमें वही चीज़ करना पड़ेगा, यानी कि यूज़ अफेक्ट का क्लीन अप फंक्शन जो होता है उसमें हम क्लियर इंटरवल को फायर करेंगे और इनिशियली जो है जो टाइमर हमने क्रिएट किया है उसमें उसको पास कर देंगे। और यूज़ अफेक्ट डिपेंडेंसी में अगर हम टाइम को पास कर दें तो टाइम के चेंज होने से यूज़ अफेक्ट रेंडर होगा। जो हमारा टाइम का डिपेंडेंसी है, यानी कि जो टाइम का वेरिएबल है, जब भी टाइम चेंज करेगा वो यूज़ अफेक्ट फायर कर देगा। क्यों चेंज करेगा, सबसे पहली बात, क्योंकि हमारा जो इनपुट वैल्यू है वो स्टोर हो रहा है सबमिट के थ्रू। सबमिट में सबसे पहले तो सेकेंड्स जा रहा है, उसको हम यहाँ पे गेट कर रहे हैं सेकेंड्स के थ्रू,
और फिर वो यहाँ पे आ रहा है टाइमर में, सॉरी टाइम में। टाइम एक इनिशियल वेरिएबल है, और जब भी एरे डिपेंडेंसी में हम वो चीज़ पास करते हैं जो कि टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है, तो वो ट्रिगर कर देता है यूज़ इफेक्ट को। तो इसकी वजह से यूज़ इफेक्ट फायर होगा और एक टाइमर चलने लगेगा। जब टाइमर का लेंथ 0 हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा ब्राउज़र से, और रिटर्न क्लीनअप की वजह से भी वो क्लियर हो जाएगा। तो अब देखिए, सबसे पहले तो हमें टाइमर को JSX में रिटर्न करना पड़ेगा। लॉजिक तो लिख दिया हमने मेन चीज़, लेकिन अब हम उसे रिटर्न करेंगे JSX के थ्रू। तो यहाँ पे देंगे ग्रिड, पेरेंट ग्रिड वहाँ पे डिफाइन है, तो यहाँ पे चाइल्ड ग्रिड होगा, इसमें हम आइटम लिख देंगे। और लार्ज स्क्रीन पे हमें 4 कॉलम चाहिए, मिडिल डिवाइसेस पे हमें 6 कॉलम चाहिए, और एक्स्ट्रा स्मॉल पे भी हमें 12 कॉलम चाहिए। उसके बाद हम एक MUI का जो कार्ड होता है, जैसे हम लोगों पहले भी देखे हैं चैलेंजेस में, हमने कार्ड ले लेंगे। उसकी जो वेरिएंट है वो आउटलाइन होगी, और जो हमारा कार्ड का कंटेंट होगा, कार्ड कंटेंट रैपर, ठीक है, जो मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को कि वो कंटेंट रैपर है, यानी कि कार्ड का बॉडी। इसके अंदर में एक ग्रिड आएगा और एक ग्रिड आएगा, क्योंकि हमें एक आइकन चाहिए इसीलिए मैं ग्रिड बना रहा हूँ। आप चाहें तो नॉर्मल HTML से भी लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह से करने में सही रहेगा। ये ग्रिड हो गया, और यहाँ पे हम टाइपोग्राफी दे देते हैं MUI का टाइपोग्राफी, यहाँ पे इंपोर्ट करनी पड़ेगी हमें। टाइपोग्राफी में फ़ॉन्ट साइज दे देते हैं, थोड़ा 16 दे देंगे। फ़ॉन्ट वेट दे देंगे 600, और कलर जो है टेक्स्ट, सॉरी ये स्ट्रिंग में जाना चाहिए था, टेक्स्ट डॉट सेकेंडरी। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद जो ग्रिड है इसमें भी कुछ CSS देंगे नॉर्मल सा, डिस्प्ले दे देंगे फ्लेक्स, और जस्टिफाई कंटेंट दे देंगे, सेंटर, और अलाइन आइटम्स भी दे देंगे सेंटर। इससे ये हो गया। अब हम चलते हैं MUI का आइकन पे, वहाँ से हम टाइम की आइकन उठाते हैं, MUI आइकन, यहाँ सर्च करेंगे टाइमर, आउटलाइन पे ये देखिए इस तरह का, ये उठा लेंगे हम अपने कोड में, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और जो टाइमर आउटलाइन का आइकन है वो ये जो ग्रिड है पहला वाला, इसमें हम कंपोनेंट के जैसे नेमिंग कन्वेंशन करते हैं उसी तरह से क्लोजिंग ब्रैकेट के साथ डाल देंगे। तो ये देखिए, इतना करने से हमारा कोड रन कर जाएगा। ये देखिए, अब अगर हम यहाँ पे 10 ऐड करें, रेफरेंस है यूज़ इफेक्ट इज़ नॉट डिफाइन, मेरी गलती है, यूज़ इफेक्ट मैंने डिफाइन ही नहीं किया, यूज़ इफेक्ट। अब देखिए, अब ये रन कर जाएगा। अब मैंने अगर 20 दिया, ऐड किया, ये देखिए 20 चलने लग गया। अब ये तब तक चलेगा जब तक ये 0 ना हो जाए। 0 होते ही ये डॉम से, यानी कि डॉक्यूमेंट ट्री से हट जाएगा, क्लीन हो जाएगा। अच्छा देखिए, ये अब यहाँ पे रुक गया है 0 सेकंड्स पे। तो ये रुका इसलिए है, और ये क्लियर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमें एक और फंक्शनलिटी लिखनी पड़ेगी जो होगा रिमूव टाइमर। तो अब हम रिमूव टाइमर की फंक्शन लिखते हैं और उसे चाइल्ड कंपोनेंट में हम पास करेंगे। तो यहाँ पे एक प्रॉप होगा जो होगा रिमूव टाइमर करके, और ये कॉल बैक फंक्शन होगा। और रिमूव टाइमर, तो ये क्या होगा, टाइमर डॉट ID, यानी कि जो हम लोगों ने टाइमर में ID बनाया था, ये जो टाइमर डॉट ID की तरफ पास हो रही है, वही ID के थ्रू हम इसे रिमूव भी करेंगे। अब हम चलिए यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं,
हमारा रिमूव टाइमर ये है फंक्शन, तो हम इसे फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कंसोल डॉट लॉग हटाएंगे, कॉन्स्ट रिमूव टाइमर इज इक्वल्स टू एरो फंक्शन, और ये एक्सेप्ट करेगा आईडी एक्सेप्ट किया। अब हम यहाँ पे देखेंगे फ़िल्टर प्रॉपर्टी कि फ़िल्टर करेंगे हम सेट टाइमर जो है, यानी कि जो एरे है उसमें जो हमारा प्रीवियस टाइमर था उसको क्या बोलेंगे कि प्रीवियस डॉट फिल्टर, कि जो प्रीवियस टाइमर है उसे फ़िल्टर करो। क्या फ़िल्टर करो, जो टाइमर है उसमें देखो कि टाइमर का जो आईडी जा रहा है वो इस आईडी के बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से रिमूव टाइमर हो गया। तो अब रिमूव टाइमर को हमें पास भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसे चाइल्ड में पास किया तो हमें एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा यहाँ पे उसी तरह। तो जिस तरह से हम लोगों ने सेकंड्स को एक्सेप्ट किया, रिमूव टाइमर को हम एक्सेप्ट करेंगे। और फिर जहाँ पे हम टाइम इजिकल टू ज़ीरो दे रहे हैं, यानी कि जब टाइम घट के ज़ीरो हो गया तो हम सेम उसी तरह से रिमूव टाइमर को कॉल कर देंगे, रिमूव टाइमर। और रिमूव टाइमर को हम अफेक्ट डिपेंडेंसी में डाल देंगे, यानी कि यूज़ अफेक्ट की डिपेंडेंसी में। जब भी ये चेंज करेगा तो ये दोबारा रीरेंडर होगा और क्लियर इंटरवल फिर से कॉल होगा, रिमूव टाइमर को कॉल किया जाएगा। तो ये हमारा लॉजिक है। अब देखिए, अब जब हम रिफ्रेश करें तो हम इसमें बहुत सारे टाइमर्स बना सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं तो ये देखिए, पहले मैंने बनाया 10, फिर हो गया 20, फिर हो गया 30, ये मैप होते चला जाएगा 40, इस तरह से 50। अब जैसे जैसे ज़ीरो होगा ये गायब हो जाएगा, जैसे जैसे ज़ीरो होते जाएगा टाइमर वो यहाँ से डॉक्यूमेंट ट्री से हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? क्योंकि जो हमारा यूज़ अफेक्ट है उसमें रिमूव टाइमर कॉल हो रहा है कब, जब टाइम ज़ीरो हो जा रहा है, और उसे मैंने एरे डिपेंडेंसी में डाल दिया है जो यूज़ अफेक्ट का होता है। तो ये देखिए इस तरह से सारे टाइमर्स क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, और मैं इसी तरह से और भी वीडियोज़ लाता जाऊँगा। ये हमारा 7वां वीडियो था जो कि रिएक्ट जावास्क्रिप्ट मशीन कोडिंग पे था, और ये टाइमर बेस्ड था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, जो कि हमारे पास में जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि हमें एक ऐसा टाइमर बनाना है कि जो काउंटडाउन में चले, और हम मल्टीपल टाइमर बना सकते हैं। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि ये एरे है और एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के थ्रू ये मैप होते जा रहा है। तो ये 100 से भी ज़्यादा मैप हो सकता है, या इसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का चैलेंज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।